Indian Constitution made? Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by a Constituent Assembly which had been elected for undivided India. तो के पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है, ताकि, ठीक है, जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, मतलब अखंड भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9th December 1946 and was assembled as Constituent Assembly for Divided Indian on 14 August 1947. तो एक्चुअली पहला जो सिटिंग जो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो था 9 दिसंबर 1946, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है. लेकिन जब इंडिया डिवाइड हो गया हमेशा के लिए 14 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वापस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद. इट मेंबर वेर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट. तो हर एक मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए काम करने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करने वाले थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया था प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो इंडिया गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था 1935 को. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. How was the Indian Constitution made? Let us find out how the Indian Constitution was made. तो हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. Formally, the Constitution was made the Constituent Assembly which had been elected for undivided India. It, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तभी बना जब इंडिया जो था वो अखंड था, ठीक है, तभी डिवाइडेड नहीं था. It held its first sitting on 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14 August 1947. जो पहला सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो था 9 दिसंबर 1946. फिर इंडिया का डिवीज़न होने के बाद 14 अगस्त 1947 के बाद वापस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया. Its members were chosen by indirect election by the member of the Provincial Legislative Assembly that had been established under the Government of Indian Act 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से मेंबर्स चाहिए थे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर सके, ठीक है. तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनडायरेक्टली इलेक्शन किया था मेंबर्स लोग को सिलेक्ट करने के लिए. The Constituent Assembly was composed roughly along the line suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet, known as Cabinet Mission. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें प्लान जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट कमेटी ने बनाया था, और उसमें कैबिनेट मिशन कहते हैं उसको. तो ये कैबिनेट मिशन के हिसाब से प्लान क्या था, each provinces and each princess states or groups of states were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh. As a result, the provinces that were under direct British rules were to elect 292 members, while the princely state were allotted a minimum of 93 seats. तो जो प्रोविंसेस है, स्टेट्स और प्रिंसेस स्टेट है, मतलब जो स्टेट राजा महाराजा लोग चलाते थे, ठीक है, और वो स्टेट जो ब्रिटिश रूल के अंदर था उसमें कम से कम 10 लाख में से किसी एक को मेंबर बनाया जाएगा. तो बाकी के सारे स्टेट जो ब्रिटिश रूल के अंदर था उसमें से 292 मेंबर्स, और प्रिंसेस स्टेट में कम से कम 93 सीट्स. The seats in each provinces were distributed among the three main community, Muslim, Sikhs and general in proportion to their respective population. हर एक प्रोविंसेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्री मेन कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख्स और दूसरी मेजॉरिटी.
Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representative with a single transferable vote. तो जो हर एक कम्युनिटी जो है मेंबर का प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे वो जो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वजह से ऐसे मेथड की वजह से रिप्रेजेंट हो पाए. द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट वाज टू डिटरमाइन कंसल्टेशन. तो जो रिप्रेजेंट तो मतलब प्रिंसिपल स्टेट जो है जो राजा महाराजा लोग रूल करते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो सिलेक्शन मेथड यूज़ किया था वो कंसल्टेशन से डिटरमाइन किया था. सो यहाँ पे we must make our political democracy social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, fraternity as a principle of life. हम हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी भी होना ज़रूरी है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है तब तक नहीं हो सकता है जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा. तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है जीने का तरीका. जो जीने का तरीका हमें किससे कैसे समझ में आता है जीने का तरीका? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी से, जो हमारा जीने का तरीके का मूल आधार है. दिस principle of liberty, equality, fraternity are not to be treated as separate item in a trinity. तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मूल आधार है, इसे सेपरेट आइटम नहीं मानना चाहिए. दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्राइनिटी इन सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो तीनों जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये सेपरेट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ही है. ठीक है. और ये अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग रहेगा तो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं बरकरार रह सकता. लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी. तो लिबर्टी को अलग नहीं कर सकते इक्वालिटी से, इक्वालिटी को अलग नहीं कर सकते लिबर्टी से, और वैसे ही लिबर्टी और इक्वालिटी को भी अलग नहीं कर सकते फ्रैटर्निटी से. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी. इक्वालिटी और लिबर्टी के बिना जो थोड़े से लोग हैं वो बाकी सभी लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. इक्वालिटी रहेगा लिबर्टी के बिना तो एक इंसान का जो ठीक है, एक इंसान का अपना आइडेंटिटी जो है वो जा सकता है. ठीक है. विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग. और फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी के बिना जो नेचुरल सोच मटेरियल जो है नेचुरल जो भी है वो भी नहीं रह सकता है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली डिबेट. इससे इस डिबेट से वॉल्यूम 11th, ठीक है, उसका पेज नंबर 979, 25 नवंबर 1949 को उन्होंने ये डिबेट किया था. तो इधर क्वेश्चन ये है, आर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी बीइंग प्रैक्टिस इन योर क्लासरूम? हाउ कैन दे कोएग्जिस्ट? डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड. क्या आपके क्लासरूम में आपके फ्रेंड जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के मूल आधार पर प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप करते हो तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए. The previous section discussed the three factors that make a constitution effective and respectable. How far does the Indian constitution pass this test? तो पहले इसके सेक्शन में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक इफेक्टिव रिस्पेक्टेबल कैसे बन सकता है और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने टेस्ट से पास हो सकता है. कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स assembly as a consequence of partition under the plan of 3 June 1947. Those members who were elected from territory which fell under Pakistan ceased to be member of Constituent Assembly. तो पार्टीशन के बाद
9 जून 1947 के प्लान के अनुसार जो मेंबर जो है सिलेक्ट किए थे लेकिन वो पाकिस्तान टेरिटरी से आते थे, उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से आने से रोका। द नंबर ऑफ मेंबर इन असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। तो नंबर ऑफ मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वो 299 तक रिड्यूस हो गया। The Constitution was adopted on 26 November 1949. 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature to the Constitution as finally passed. तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। 284 मेंबर थे 24 जनवरी 1950 में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था फाइनली। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को पूरा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दस फ्रेम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलीश ऑन द सब कॉन्टिनेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब वो पूरा ऐसे वक्त में था जहाँ पे पार्टीशन की वजह से सभी सभी जगह पे मतलब बहुत कुछ वायलेंस छा गया था। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फार्मर दैट दे वे आर नॉट only able to draft a constitution under the immense pressures, but also learn the right lesson from unimaginable violence that accompanied the partition। तो उन ट्रिब्यूट जो है फार्मर लोगों के लिए जिन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत प्रेशर किया, ठीक है, और जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इतने प्रेशर में भी, और उन्होंने सीखा, एक अच्छा लेसन सीखा कि कैसे एक ना सोच जैसा, मतलब हमने जैसे सोचा नहीं उस तरीके का वायलेंस में भी पार्टीशन में इतना बड़ा काम कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा कमिटी बनाया था सिटीजनशिप का नया कंसेप्शन के लिए। where not only would minority be secure but the religion identity would have no bearing on citizenship right। तो ये सिटीजनशिप ऐसा था, सिर्फ माइनॉरिटी सिक्योर ही नहीं थे बल्कि हर एक सिटीजन, हर कोई भी मतलब रिलीजन हो, ठीक है, उनका आइडेंटिटी जो है उनका सिटीजनशिप के साथ रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एक तो उसका रिलीजियस आइडेंटिटी भी बच गया और उसका सिटीजनशिप का हक भी। What would have happened if the Constituent Assembly was elected by all the people of India? Could it be very different from what it was? क्या होता जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पूरे इंडिया को इलेक्ट किया होता कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अलग होता? But this account of composition of constituent assembly had drafted the constitution touches upon only the surface of how our constitution was made। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपोजिशन जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, वो सिर्फ इतना ही सरफेस तक टच होता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था हमारे लिए। ऑल द मेंबर ऑफ द असेंबली वेर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। देयर वॉज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक असेंबली ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है। तो वहाँ असेंबली मेंबर जो थे उन्हें ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो सीरियसली वो लोग वहाँ पे असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन में गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब अबव। हर एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, जो कुछ स्कीम डिस्क्राइब करता था। इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। जैसे शेड्यूल कास्ट से 28 मेंबर्स थे। In terms of political parties, the Congress dominated Assembly, occupying as many as 82% of the seats in the Assembly after the partitions। तो कांग्रेस जो था काफ़ी डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज था जिन्होंने कम से कम 82% सीट जो है ऑक्यूपाई किया था पार्टीशन के बाद। द कांग्रेस itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it। अब कांग्रेस उस ज़माने में इतना बड़ा पार्टी था कि अपने आप उनका ही ओपिनियन जो था वो हर जगह हर जगह उनका ही ओपिनियन इन्फ्लुएंस में था। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस।